Hello everyone, welcome to our YouTube channel. From now onwards, Avtar sir and team decided to provide you a motivational lecture on every Sunday. तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का चर्चा का विषय होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों की जो तत्कालिक समस्याएं, वो तत्कालिक समस्याएं क्या हैं। देखो, कंपटीशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग compete करते हैं और बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। इतने सारे लोगों के प्रयास में जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी बहुत सीमित दायरे में होती है और बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है। बेरोजगारी की समस्याएं भारत में जो हुई हैं तो उसका एक तरफ जो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शैक्षिक बेरोजगारी ज़्यादा है। शैक्षिक बेरोजगारी से मतलब है कि लोग मतलब जो हमारा शिक्षा का दायरा वो बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे लोग एजुकेशन की ओर गए हैं और हमारा जो जो साक्षरता जो रेशियो है वो काफ़ी है, मतलब पर्याप्त है, काफ़ी से मतलब पर्याप्त है। और यहाँ पर जो है ना, लेकिन शिक्षा का जो नज़रिया रहा है वो शिक्षा का नज़रिया हमारा कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है, हमारा शिक्षा का नज़रिया एकेडमिक रहा है। हम लोग पहले से ही मतलब रोजगार की तलाश में नहीं रहे हैं। हम लोग जो है ना एक तरह से केवल सरकारी नौकरियों को ज़्यादा उन्मादी रहे हैं और सरकारी नौकरियों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। आज भी समाज में वही नज़रिया बना हुआ है। तो एक तरह से जो कंपटीटर होता है वो कंपटीटर के जो बहुत सारा मानसिक दबाव होता है उस कंपटीटर को और उसके परिवार का, उसका समाज का, ये जो दबाव होता है ये कंपटीटर को ये अपनी पूरी क्षमताओं के साथ उसे लीड नहीं कर पाता है, इस दबाव को जो है ना कम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस कंपटीटर को देखते हैं कि एक कंपटीटर की वर्तमान में स्थिति क्या होती है। मतलब एक जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई अगर पुलिस में जाना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई एसएससी निकालना चाहता है, कोई पीएससी निकालना चाहता है, यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम को निकालना चाहता है या मतलब ग्रुप डी में जाना चाहता है, मतलब सीधी सी बात है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड, किसी भी ग्रेड के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो उनका एक निश्चित दायरा होता है, सोचने का एक नज़रिया होता है, हमें केवल इतना तैयार करना है। तो सबसे पहले तो होता है संसाधन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना संसाधनों की है। आज के कंपटीटर को संसाधनों का पता नहीं है कि हमारे पास संसाधन क्या होना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति सेना में होता है तो उसके पास वो सारे हथियार होते हैं जब वो युद्ध मैदान में जाता है जो उसे आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि एक सैनिक के पास जो है ना वो छुरी भी होती है, चाकू भी होता है, बम भी होते हैं, गोले भी होते हैं, बंदूक भी होती है, पिस्टल भी होता है हैं और बूट भी होते हैं और मतलब ऐसे जो काम में आ सकते हैं और इसके साथ खाद्य पदार्थ भी होते हैं, मतलब जो काम में आ सकते हैं, जो उसे लगता है कि हमें युद्ध मैदान में कितने दिन रहना पड़ेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल तैयारी करके जो है ना युद्ध मैदान में जाता है। लेकिन आज का हमारा कंपटीटर जो है ना वो इसे युद्ध मैदान की तरह नहीं समझता है। वो सोचता है कि हम तैयारी करेंगे, हम बस कुछ किताबें ले लें, वन लाइनर किताबें ले लें, हम उनको रट के या उनको पढ़ के जो है ना प्रिपेयर हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट की ओर नहीं जाता है, कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको प्राप्त नहीं करना चाहता है। हम अगर उसको आप ज़्यादा नॉलेज देते हैं या उसको वैधानिक तरीके से पढ़ाते हैं या विश्लेषण करके पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो वो कहता नहीं सर, हमको तो जो है ना वो केवल उतना ही चाहिए, मतलब हमें केवल पुलिस में जाना है, हमें केवल एसएससी में जाना है, बस एसएससी के लिए हमें चाहिए, हमको थोड़ी कलेक्टर या पीसीएस बनना है, हमको तो इतना ही चाहिए। ये निर्धारण कर लेता है, एक अपनी मानसिकता बना लेता है। तो संसाधनों की जब बात करते हैं तो संसाधनों में क्या होता है, देखो हमारे पास प्रिंट मीडिया है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना एक सपोर्टर होता है, बहुत अच्छा सपोर्टर होता है आपके कंपटीशन के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आजकल बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसका रोल किस दायरे में है ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल है वो वास्तविक रूप से आपके उस दायरे को टच करता है या उस आपके दायरे में ले जाता है जब आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है, सब कुछ आपको पता है, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हम कभी अटक जाते हैं तो फिर हम उससे जो है ना हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये सूचना क्या थी और इसके बाद उसे अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन प्रिंट मीडिया का रोल तो हमेशा ही बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि बिना प्रिंट मीडिया के जो है ना आप बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैंने तो मोबाइल पे ही जो है ना तैयारी की थी, मैंने तो लैपटॉप पर तैयारी कर ली और मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, ऐसे इक्के दुक्के लोगों के अगर बैकग्राउंड में जाओ कि आपने शुरुआती तैयारी कैसे की थी। शुरुआती तैयारी तो आपके पास संसाधन रहे होंगे,
मतलब आपके पास बुक्स रही होंगी, पहले आपने बुक्सों को पढ़ा होगा, पहले आप न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा, उसको विश्लेषण किया होगा, उन मुद्दों को आपने परखा होगा। जब उन मुद्दों को परखा होगा तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। और फिर इसके बाद आपने सहारा लिया किसका? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। वो आपको सपोर्टर है, उसने धक्का दे दिया और आप एग्जाम को पास कर गए। लेकिन वो फ्रंट में आपने सीधा सीधा समझ लिया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ही जो बना के और इसके बाद पास कर लिया। छोटी मोटी जो है सेवाएँ तो निकाली जा सकती हैं उससे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकाली जा सकती हैं। छोटी मोटी सेवाएं तो निकाली जा सकती हैं, लेकिन अच्छे लेवल की सेवा, एसएससी प्लस लेवल की सेवाएं जो है ना, इस माध्यम से नहीं निकाली जा सकती हैं। और आपके जो होता है कि जैसे प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा हमारे पास किताबें कैसी हैं। हम लोग सीधी सी बात है, अगर हम टीचर के पास जाते हैं या हम वो सीधा एक स्टेटमेंट देते हैं कि सर आप हमको ये बता दो कि सबसे अच्छी किताब कौन है। तो मेरे पास अगर कोई आता है कि सर सबसे अच्छी किताब कौन है, तो मैं उसको बोलता कि भाई सबसे अच्छी किताब आप पढ़ेंगे तो क्या अभी तक आपने जो है ना सबसे बुरी किताब पढ़ी है? तो बोले नहीं सर। तो पहले बुरी किताब पढ़ो, पहले बेसिक नॉलेज लो। जो आपको लगता है कि ये बुरी किताब कोई बुरी नहीं होती है, ज्ञान कोई बुरा नहीं होता है। तो मतलब जो आपको लगता है कि यार ये किताबें तो ऐसी हैं, ये तो बहुत छोटे बच्चों की है, वो तो ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार के आपके एक्सक्यूज़ होते हैं, उन एक्सक्यूज़ों को ख़त्म करो और आप पहले जो है ना छोटे स्तर की किताबें पढ़ो। उन किताबों को पढ़ो, उनको मार्क करो, उनके नोट्स बनाओ। और छोटी छोटी चीज़ों को जब आप कैच करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, फिर अपन बड़ी चीज़ों की ओर जाती है। नहीं सर मेरे पास तो एक ही साल है सर, एक ही साल में मुझे तैयारी करना है, एक साल में मुझे एग्जाम निकालना है, मैं तो एक साल के लिए ही शहर में आया हूँ, इसके बाद मैं गांव चला जाऊँगा। आप सब कुछ प्लान करके चलते हैं। युद्ध मैदान में कोई व्यक्ति जाता है तो सब कुछ प्लान करके चलता है कि चाहे जीते चाहे हारे 13 दिन बाद मुझे वापस आ जाना है। ऐसा थोड़ी होता है। जब वो एक बार जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि युद्ध में निर्णय निकाल के आना है। देखो हार जीत का तो अलग चीज़ होती है, वो तो हो नहीं है, किसी न किसी कोई हारता है कोई जीतता है। निर्णय निकाल के आना है, तो निर्णय निकाल के आना है तो 13 दिन भी लग सकते हैं, 130 दिन भी लग सकते हैं, 13 महीने भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जब आप निर्णय निकालने के लिए चलें। तो जब आप घर से चले हैं निर्णय निकालने के लिए, तो फिर आपको पूरी तरह से ये प्रिपेयर होकर क्यों आए कि मुझे एक साल के लिए ही आया हूँ। मतलब मैं घर छोड़ दिया, मैं घर से आया हूँ, मैंने अपने सपने को ग्रेट करना है और अपने सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने सपने को वरीयता पे रखना है। तो अगर अपने सपने को वरीयता पे रखना है तो सबसे पहले संसाधन जुटाना पड़ेंगे। पहले छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं 6, 7, 8, 9 की, उन किताबों को व्यवहारिक तरीके से पढ़ना है, उनको पढ़ना है, उनको मार्क करना है और इसके बाद जो है ना उनको कॉपीराइट करना है, जिससे कि आप जो है ना मतलब उसे लिखें और व्यवस्थित तरीके से आप उसे समझ सकें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे प्रिंट मीडिया का सपोर्ट ले सकते हैं। समझ में नहीं आ रही आप किसी टीचर का सपोर्ट ले सकते हैं, जो टीचर इसके बारे में जानता हो इस प्रकार से। और समझ में नहीं आ रहा तो आप दोस्तों का सपोर्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो हिंदी बेल्ट में एक प्रॉब्लम देखी, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम जब पेपर दे के आता है तो उसे कहो भाई क्या कितना किया है, बोले बहुत अच्छा गया पेपर, अच्छा क्या गया है, मतलब बोले बहुत अच्छा गया है। तो ठीक है भाई, अब कौन कौन से क्वेश्चन अगर उससे पेपर लेते तो वो पेपर नहीं देता है, उसे पेपर देखते हैं कि जरा दिखाओ जरा क्या लगा है इसका तुमने, तो वो टिक नहीं लगाता है वो, क्योंकि उसे बेइज्जती महसूस होती है। ऐसा तो नहीं हमारा गलत हो जाए। अधिकतर बच्चों का ऐसे ही देखा गया है कि वो जो है ना पेपर नहीं दिखाते हैं, 2 दिन बाद फिर पेपर देख लो, जब 2 दिन बाद उनके उस पर टिक लग जाती तो देख लो। तो किससे छुपा रहे हो? अपने आप से छुपा रहे हो भाई। किसी से छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं होता यहाँ पे। आप अपने मित्र से, आप अपने परिचय से छुपा रहे हो तो एक्चुअल में जो आपकी औकात है वो पता लगना चाहिए ना। आप अपनी औकात को जब तक छुपाते रहोगे, आप अपनी स्थिति को जब तक छुपाते रहोगे, जब तक आप बीमार बने रहोगे, और जब आपने अपनी पूरी बीमारी डॉक्टर के सामने रख दी या पूरी बीमारी उकेल के रख दी, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है ना आपका समस्याएं जो है ना सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके संसाधन हैं, वो संसाधनों को आप जुटा नहीं पाते हो। सर वो किताबें मिल ही नहीं रही हैं, सर ऐसा नहीं हो रहा। तो कोशिश की आपने, एक बार कोशिश करके देखिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ है भाई, ये इतनी छोटी सी चीज़ अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस फील्ड में आए क्यों हैं? अगर इसको देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है वो बेहतर है। प्रिंट मीडिया में क्या देखते हैं? किताबों को देखते हैं, पहले बुक्स को देखते हैं। तो हमारे पास बुक्स कैसी होना चाहिए? तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले बहुत अच्छे राइटरों की किताबें खरीद लेते हैं। अब उसके बाद भाई अच्छे राइटर होगा कोई तो स्वाभाविक सी बात है उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी,
वो एकदम विश्लेषण परक बिल्कुल सरल आपकी देसी भाषा में या आपकी लोकल लैंग्वेज में वो नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसे जो किताब लिखना है वो संपूर्ण वर्ल्ड के लिए लिखना है, संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए लिखना है। वो केवल आपके बुंदेलखंड के लिए या केवल आपके मध्य प्रदेश के लिए या केवल आपके उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के लिए नहीं लिखता है, बल्कि वो तो ग्लोबलाइज्ड होकर लिखता है। जब ग्लोबलाइज्ड होकर लिखता है तो एक मानक भाषा का यूज़ करता है वो, और वो मानक भाषा आपके पल्ले नहीं पड़ती है तो आपको समस्या होती है। दूसरी बात क्या है कि जिन किताबों को हम पढ़ते हैं, किताबों में जो शब्दों की प्रॉब्लम होती है कि शब्द का मतलब क्या होता है, तो हम अपने बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वास्तव में इस शब्द को जीवन में हमने कभी सुना है। अब इस शब्द को जीवन में हमने कभी नहीं सुना है, तो अब इसका मतलब है कि हम कोशिश ही नहीं करते। अब कभी ना कभी तो उस शब्द को जीवन में सुना होगा, चाहे देसी भाषा के रूप में सुना हो या मानक भाषा के रूप में सुना हो। उस समय आपने जब सुना था उस समय आपने अर्थ निकाल लिया था, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा जो शब्द था एक सेंटेंस में पिरोया हुआ था, उससे आपको अर्थ दे दिया था, उस समय निकाल लिया था। लेकिन आज आप मेमोरी में वापस उस बैकग्राउंड में वापस नहीं जाना चाहते हैं कि शब्द का उस समय मतलब क्या था, ये चीज़ हमने सुनी थी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मजमूउल बहरीन मतलब एक किताब है। अब एक किताब है दारा सिकोई की मजमूउल बहरीन, तो आप कहोगे कि सब इसका मतलब ही क्या होता है, हम तो मजमूउल बहरीन भूल जाते हैं। तो आप दारा सिकोई को याद रखते हैं तो ठीक है, दारा सिंह है, एक दारा सिकोई है, तो दारा सिंह जो पहलवान के नाम से आप उसका नाम तो याद रख सकते हैं, जो राजकुमार था मुगलों का युवराज था, तो उसका तो नाम याद रख सकते हैं। लेकिन आप मजमूउल बहरीन को याद नहीं रख सकते, तो मजमूउल बहरीन का मतलब नहीं समझ सकते, तो ये आपको प्रॉब्लम है, तो इसे आपको रटना पड़ता है। तो एक बार आप सोचो, अपन जनरल भाषा में कहते हैं यार मजमा नहीं लगाओ, यार जाओ यहाँ से, मजमा नहीं लगाओ मतलब भीड़ नहीं लगाओ। तो मजम का मतलब हो गया मजमा, मतलब भीड़ यानी इकट्ठा, और बहरीन मतलब वहर, बहरीन वहर क्या होता है, समुद्र होता है, तो बहरीन मतलब समुद्रों, वो बहुवचन हो गया। तो मजमूउल बहरीन का मतलब क्या होगा, समुद्रों का मिलन। अब समुद्र जहाँ मिलेंगे तो वो भीड़ हो गई, तो समुद्रों का मिलन, तो उस किताब का मतलब हो गया समुद्रों का मिलन हिंदी में, और उसका जो है ना उनकी अपनी उर्दू भाषा में या फारसी भाषा में मजमूउल बहरीन हो गया। तो आप इस बात को समझ रहे थे ना, हमने कितने सरल तरीके से उसको निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमने कोशिश की है। किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास किताबें बहुत एकदम स्टैंडर्ड की नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारे पास छोटी छोटी किताबें आनी चाहिए। किताबें वन लाइनर ना हो ऐसी कोशिश करना चाहिए। क्यों? जैसा आप पढ़ते हो वैसे ही लोग किताबें छापते हैं। अगर आप व्यवहारिक तरीके से पढ़ोगे, आप सैद्धांतिक तरीके से पढ़ोगे, आप विश्लेषण परक पढ़ोगे, आप ऐसा पढ़ोगे कि जैसे स्थायी हो जाए। आप खुद से प्रयास नहीं करना चाहते, आप किताबों को रीड करना चाहते, आप उनको लिखना नहीं चाहते, आप उनके मतलब अपनी समस्या अपने शब्दों में ऑन योर वर्ड्स आप उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। अगर आप एक्सप्लेन कर लोगे ऑन योर वर्ड तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और आप आसानी से उस सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेते हैं, आपको वो चीज़ें गेट हो जाती है। यहाँ पे जो है ना किताबों के बाद जो है ना हमारा जो किताबों के प्रकार होता है, तो कुछ एक प्रकार होता है हमारा कि किताबें कैसी होना चाहिए, किताबें ऑथेंटिक होना चाहिए या ब्लंडर टाइप की होनी चाहिए। किताबें हमारे पास ऑथेंटिक होना चाहिए, मानक किताब होनी चाहिए, सरल किताब होनी चाहिए। सरकारी किताबें बहुत अच्छी होती हैं, सरकारी किताबों में बहुत विश्लेषण होता है, वो छोटे बच्चों की किताबों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती हैं, सरल भाषा में समझाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी छोटा है बच्चा, तो आप भी तो इस कंपटीशन के क्षेत्र में छोटे बच्चे की तरह रहो ना है। जैसे जैसे आप गेट करते जाते हो वैसे वैसे आप जो है ना महारत हासिल करते जाते हो, अपने लक्ष्य की ओर चले जाते हो। दूसरी बात हो क्या होती है कि किताब की क्वालिटी हो गई, आपकी किताबों का प्रकार हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास समस्याएं क्या हैं, देखो आप पहले अपनी मतलब हर चीज़ की आपके पास किताब होनी चाहिए। आपके पास जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की, आपकी पॉलिटी की किताब है, आपके पास इकोनॉमिक्स की किताब है, आपके पास हिंदी की किताब है, आपके पास जो है ना हिस्ट्री की किताब है, ये सभी किताबें आपके पास होना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। टारगेट लेके चलो, आपको पढ़ना कैसे है। आपने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है ना हिस्ट्री को केवल आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है, आप आधा घंटा पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए हिस्ट्री को। आधा घंटे में आपने 2 पेज पढ़े। अगर आपने 2 पेज पढ़े, दोनों पेजों को मार्क करो, दोनों पेजों के नोट्स बना लो। दोनों पेजों के जब आप नोट्स बना लेते हैं, इसके बाद जो है ना उनके कीवर्ड को मार्क करो। देखो एक कीवर्ड का 3-4 लाइन में विश्लेषण होता है। अगर वो कीवर्ड आपकी पकड़ में है, वो कीवर्ड आपके हाथों में है, तो विश्लेषण आपने पढ़ लिया। विश्लेषण थोड़ा स्थायी होता है और वो जो है ना आपके हमेशा विश्लेषण आपके पास रहता है। कीवर्ड बस मेमोरी जो करना है वो कीवर्ड की करना है। तो मान लो एक दिन आपने आधा घंटा पढ़ा, आधा घंटे में जो है ना आपको जब 2 पेज पढ़े, तो 2 पेजों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 या 7 या 8, बस 8 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं होते हैं जिनको विश्लेषित किया जाता है। 8 अगर कीवर्ड आज की डेट में आपने लिख के और अपने नोट करके और जेब में डाल लिए
कि आज की डेट में मैं हिस्ट्री के 8 कीवर्डों को मेमोरी में रखूंगा, इन 8 कीवर्डों के बारे में क्या कहा गया था केवल इसके बारे में चिंतन करूंगा, तो ये आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है ना हम आधा घंटा पॉलिटी को दें, आधा घंटा हम जो है ना किसी अन्य सब्जेक्ट को दें, बस हम बहुत 24 घंटे में हम बहुत समय नहीं मांगते हैं। हम केवल ये मांगते हैं अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहो, अपने लक्ष्य के प्रति कर्मठशील रहो, मेहनत से पढ़ो और लक्ष्य से आपका ब्रेन हटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। जिस समय आपका लक्ष्य से ब्रेन हट जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने मार्ग से विचलित हो गए, और अगर आप अपने मार्ग से विचलित हो गए तो उतना समय आपका आगे बढ़ जाता है कंपटीशन को लीड करने में, कंपटीशन को निकालने में उतना समय आपको आगे बढ़ जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है। आपको जो है ना बिल्कुल नज़र उसी पे गढ़ा के रखना है। और हमारे साथ एक समस्या और होती है कि हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती है। याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उसमें मन नहीं लगाते हैं। मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम जो है ना वो भूल जाते हैं, तो आप मन को नहीं लगाते। क्यों नहीं मन को लगाते? क्योंकि आपने उससे मोहब्बत नहीं की है, आपने अपने सपने से मोहब्बत नहीं की, आपने अपने लक्ष्य से मोहब्बत नहीं किया। अगर आप अपने सपने से मोहब्बत करती हो, देखो एक एग्जाम्पल है, मतलब मैं जो अक्सर देता रहता हूँ, एक एग्जाम्पल है कि आप अगर जिस प्रकार से आप किसी से प्रेम करते हैं, माँ बाप बहन भाई प्रेयसी हो या प्रेमी हो, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आपके दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है कि एक बार उसकी झलक मिल जाए, किसी न किसी कारण से दिन में एक बार उसकी झलक मिल जाए। एक बार उसकी झलक भी मिल जाती तो आप पूरा खुश हो जाते हैं और पूरा दिन आपका कट जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी झलक मिल गई है। भले ही आप जो है ना धूप में, भले ही आप दूर खड़े रहें कि शायद एक बार वो खिड़की में आ जाए या एक बार खिड़की से भी दिख जाए या बालकनी से भी दिख जाए तो आपको संतुष्टि हो जाती है। इतनी मोहब्बत आपने अपनी पढ़ाई से क्यों नहीं की? काश अगर इतनी मोहब्बत आप अपनी पढ़ाई से कर लेते तो तुम्हारी नैया पार हो जाती, लेकिन तुम इतनी मोहब्बत पढ़ाई से नहीं करते। पढ़ाई को तो केवल तुम उस नज़रिए से देखते हो जिस नज़रिए से तुम्हें कि चलो हम तो पढ़ रहेंगे और ये जो है ना पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा सिलेक्शन। और जैसे ही मतलब आपका जो रन करने का दायरा होता है, वो रन करने का दायरा या तो बहुत तेज होता है कि सब चीज़ों को एक साथ गेट कर लेना, तो वो कुछ नहीं मिलता है, या जो आपका बहुत धीमा दायरा होता है, और बहुत धीमा दायरा होता है तो पीछे की चीज़ें जो है ना वो रिलीज होती चली जाती हैं, डिलीट होती चली जाती हैं। ये एक समस्या का विषय रहता है। तो इन समस्याओं से निजात आपको पाना पड़ेगा। आपको कैसा करना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे ऐसे पढ़िए, तो जरूरी थोड़ी कि जो मेरे लिए नॉर्मल स्थिति है पढ़ने की या सीखने की वो आपके लिए नॉर्मल स्थिति हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके लिए जो नॉर्मल स्थिति होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास संसाधन नहीं है, किताबें नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है। देखो एक चीज़ बता दें, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए ना तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों के पास अपार संसाधन होते हैं वो लोग अपने सपने को नहीं बल्कि सपनों को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों के पास अपार संसाधन होते हैं वो अपने सपने को बुनते नहीं, अपने सपने को लीड नहीं करते, प्राप्त नहीं करते, बल्कि पिताजी की आने वाली जो पीढ़ी है, उनके जो निकली हुई पीढ़ी है, उनके सपनों को आगे बढ़ाते हैं और आगे ले जाते हैं। उनके अपने सपने कहाँ थे उनके? और जो अपने सपनों को आगे बढ़ाते हैं, अपने सपनों का इजाद करते हैं, अपने सपनों से मुकाम पे पहुँचते हैं, उन्हें पूरा जीवन समर्पण करना पड़ता है, पूरी ईमानदारी से दिन रात उन्हें देना पड़ता है। तो फिर आपने दिन रात कहाँ दिए? आप तो दिन रात क्या, आप तो घंटे भी नहीं देते हैं। आप ईमानदारी से सोच के देखिए, क्या आपने 8 घंटे प्रतिदिन 365 दिन दिए? नहीं दिए। कभी आपके भाई की शादी होती, कभी किसी की शादी होती, तो सबसे पहले वरीयता, मतलब वरीयता में आप किसको रख देते? जो चीज़ सामने आती है आप उसको वरीयता नहीं, वो रिश्तेदारी में बुराई हो जाएगी, नहीं भैया है खास, ऐसा जाना है वैसा जाना है। आप अपने काम को, अपने जो आपका लक्ष्य था, जो दीर्घकालीन आपकी योजना थी, उस दीर्घकालीन वर्क को करके आपने शॉर्ट टर्म की योजना पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप क्या करते, जो शॉर्ट टर्म की योजना है उसको फोकस कर लेते हैं। दीर्घकालीन योजना से आपको जो है ना एक तरह से बोरियत हो जाती है, उसे आप किनारे रख देते कि चलो ये तो फिर भी कर लेंगे, 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये काम अभी जरूरी है। आपने ये नहीं सोचा कि पहले हमारा ये दीर्घकालीन सपना जरूरी है, ये तो हम छोटे मोटे काम हैं, ये तो हम इसको पूरा करके वो आज ही कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई कंपटीटर नहीं होगा, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई सपने में बनने वाला नहीं होगा, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई सपनों में लीड लेने वाला नहीं होगा। आप खुद सोचिए, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचोगे कल सोचोगे, कल नहीं सोचोगे तो परसों सोचोगे। आप नहीं सोचोगे, आपकी पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा। और आपकी पीढ़ियों को सोचने से अच्छा है कि आप अपनी पीढ़ियों को इतना मुकाम दें
इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दें कि उन्हें जो संसाधनों का अभाव आपके साथ रहा है उन संसाधनों का अभाव उनके साथ ना हो, ये आपको करना पड़ेगा। एक जीवन तो अर्पण आपको करना ही पड़ेगा। वो जीवन क्यों ना आप ही हो, हम आप क्यों ना अर्पण कर दें। अगर हम आप वो जीवन अर्पण कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ एक बढ़िया संसाधनों के साथ इस जो विकास के पथ है, इस विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगी। हमको यही समझना है, मतलब हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। देखो, संसाधनों पे पकड़ बनाना, संसाधनों के पीछे भागना, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बिना संसाधन के आप आगे बढ़ें और संसाधन आपके पीछे भागने लगें। संसाधनों को आपकी ज़रूरत महसूस होने लगे कि हमारा प्रॉपर दोहन करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो वास्तव में समता मूलक हमारा दोहन करे, वास्तव में सतत विकास की अवधारणा को जो फुलफिल करे या उसे फ्रंट में लाए। इस प्रकार की जो अगर आप सोच रखते हैं या मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक हमारी एक और कमी है कि मतलब जो हम चीज़ें बुनते हैं या जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, उन एक्सप्लेन करने वाली चीज़ों के लिए हमारे पास जो गाइडेंस होता है, गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन का क्या रोल होता है? देखो, गाइडलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, जिन दोस्तों से तुम छुपाते हो चीज़ों को, उन दोस्तों से या अपने तरीके के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो आपके साथ कुछ जानते हैं, देखो, जो आपको नहीं आता वो खुल के उसे बताओ कि जी हमें नहीं आता, क्या आपको आता है? तो अगर उसे आता है तो आप उससे सीखने की कोशिश करो। जो उसको नहीं आता है वो खुल के बताए आपको, आप उसे बताने की कोशिश करो। आप जो है ना 3-4 लोगों का एक बढ़िया ग्रुप बनाओ और ये 3-4 लोग रोज किसी न किसी मुद्दे पे कंपटीशन करें, डिस्कस करें। जब लोग रोज डिस्कस करेंगे, और एक चीज ध्यान रखो, एक ही किताब सभी के पास नहीं होना चाहिए। सबके पास अलग अलग राइटरों की बुक होना चाहिए, सबके पास अलग अलग किताबें होनी चाहिए, अलग अलग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुद्दा एक ही होना चाहिए। एक विषय वस्तु पे कई जगह से जो है ना प्राप्त सूचनाएं होना चाहिए। उन सूचनाओं को आप डिबेट करो, उन सूचनाओं पे आप डिस्कस करो। उन सूचनाओं पे अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप कितनी सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि जब आप पढ़ते हैं तो मोबाइल को ऑफ करो। ये सौतन है आपकी, ये हमेशा से, ये तो बहुत सौतन ने एक तरह से आपकी मतलब जो होती ना, जो ब्याई स्त्री होती है उसको किनारे कर दिया है। ये हावी हो गई है आप पे। पहले तो इसको जो है ना आप रिलीज करो, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, अपनी वास्तविक स्थिति को सामने लेके आओ। अगर आप अपनी वास्तविक स्थिति को सामने लेके आते हैं तो आप एक बहुत बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकते हैं। मोबाइल का आप उतना यूज़ करो जितना आपकी बेसिक नीड है। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा, देखो हमारे पास तो बहुत से संसाधन थे। हमारा अपना नज़रिया रहा है कि जब हमें जो चीज़ पढ़ना होती थी तो वो चीज़ अपनी पढ़ते थे कि निश्चित उसमें दायरे में पढ़ते थे। उसको कैसे हमको याद रहेगी, तो हम उस फ्रेमिंग करते थे या कुछ भी करें। मतलब कुल मिला के आज की डेट में उस चीज़ पर हमें कमांड हासिल करना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को तब सोना है जब उस पर कमांड हो जाओ। जब कमांड हो जाएगा, अगर मन नहीं लग रहा, देखो मन किसी का नहीं लगता है। मन पढ़ने बैठते हैं तो सो जाते हैं, नींद आती है, जो होता है तो सो लो। किसने कहा? 24 घंटे थे आपके पास, आप सो लेते। बोले घर के बहुत सारे काम होते हैं। घर के जो बहुत सारे काम होते हैं, घर के कामों को आप हैंडल कीजिए। घर के काम बहुत सलीके से हैंडल हो जाते हैं। अगर घर के कामों को आप हैंडल करते हैं तो आसानी से आप घर के भी काम कर लेते हैं, तो आसानी से आप अपनी चीज़ों को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो आपको नींद आ रही थी या आपको ऐसा हो रहा था तो वैसा कर लो। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आपके पास किताबें होना चाहिए। आपके पास सबसे बड़ी कमी किताबों की होती है। सबसे बड़ी कमी जो है ना उन साधनों की होती है जिन साधनों से आपको उस रास्ते पर चलना सिखाना है, और जो साधन आपको सफलता दिलवाती हैं। आपके पास विभिन्न प्रकार की किताबें नहीं होती हैं। मैं तो अपने ज़माने में टाइम पास नहीं होता था तो जो नोवेल्स होते थे, तो नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ लिया, या रेणु का उपन्यास पढ़ लिया, मनु भंडारी के उपन्यास पढ़ लिए, मृगनयनी पढ़ ली, BL वर्मा के और भी उपन्यास थे। मतलब बहुत सारे जो लीक से हटके भी थे, उन चीज़ों को भी समाहित करके रख लिया। कितने के 150-200 रुपये के आते हैं उपन्यास, रख लो। मन नहीं लगा तो उनमें पढ़ने लगो, मन नहीं लगा तो मनोहर कहानियाँ पढ़ो ना। अब तो वो मनोहर कहानियों का भी जमाना चला गया। आपके पास तो मोबाइल है। मन नहीं लगा तो मोबाइल देखो। मोबाइल देखो कब? जब मन नहीं लगा। अब पता लगा मोबाइल ही में मन लगा 24 घंटा, तो फिर मोबाइल ही देखो, टिकटॉक बनाओ, फिर तो यही सब करो। फिर पढ़ाई की ओर क्या गुजारे? फिर तो आप ड्रामा करो, फिर तो आप इसी में पैसा कमाओ, इसी में सब्सक्राइब बढ़ाओ, इसी में सब करो। लोग तुम्हें देखेंगे आज से 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आने लगेगा। फिर कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हो? क्यों नौकरी के भ्रम में हो?
फिर नौकरी उनको मिलने दो जो मेहनती बच्चे हैं, उनको नौकरी मिलने दो। तुम इस रास्ते पे चले जाओ, आपको रास्ता कौन सा चुनना है ये तो आपको निर्धारण करना पड़ेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको बिजनेस करना है तो बिल्कुल समर्पित हो जाओ बिजनेस की तरह, बिजनेस की ओर है। जब आपको जो है ना कुछ भी चाहिए तो एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे जाना कहाँ है। जब आप लक्ष्य बना लेते हो, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। और जब तक आप समर्पित नहीं होगे, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और इसके लिए आपको वैधानिक रूप से या मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इस मानसिक रूप से प्रिपेयर होने के तरीके में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो जो आप जहाँ से आप सहयोग ले सकते हैं आप वहाँ से सहयोग लो, आप टीचर से सहयोग लो, आपको ये आपके गाइडलाइंस देता है आपके फैमिली में, आप उससे सहयोग लो। आप शेयर करो लोगों से कि हमें ये समस्याएं, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप साथ से भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे एक प्रेशर, जो मानसिक प्रेशर है वो आप पे हावी होने लगेगा। इस मानसिक प्रेशर को भी हावी नहीं होने देना है। अभी जो है ना, जैसे मान लो अभी कोचिंग संस्थान या स्कूल है ये सब बंद हैं, ये सब बंद हैं, संसाधन आपके पास होना चाहिए। आपके पास संसाधन नहीं है तो संसाधन आसपास से जुटाओ, ऐसे मित्रों से संसाधन जुटाओ जो मित्र जो है ना आपके सहयोगी हैं। और वो जो है ना, अभी तुम कौन सी किताब पढ़ रहे, अदला बदली कर लो किताबों की, अलग अलग पॉलिटी की किताबें, पॉलिटी की दो तीन राइटरों की अलग अलग दोस्त अलग अलग किताबें लो, उनको पढ़ो, उसकी अदला बदली करो। इसके बाद देख सकते हैं कि आपको जो है ना बहुत बेहतर विकल्प मिल सकता है। इन समस्याओं के समाधान की खोज या समाधान, इन समस्याओं का समाधान जो है ना आपको ही निकालना पड़ेगा, उनको खोजना पड़ेगा कि वास्तविक हमारी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का निदान कैसे हो सकता है। मैं तो केवल आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैं प्रेरित कर सकता हूँ आपको। मैं प्रेरित करता हूँ तो आप 2 घंटे प्रेरित रहते, 4 घंटे, 1 दिन प्रेरित रहते, आपको जुनून पैदा हो जाता है। इसके बाद जो है ना फिर वही ढर्रा चलने लगता है। मतलब एक जुनून को स्थायी बना के क्यों नहीं रखते हो? मैंने अपने जुनून को स्थायी बना के रखा है, मैं आज भी जुनूनी हूं, आप क्यों नहीं हो? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। मतलब हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करना, बल्कि हर चीज़ को ये सोच के करना है कि ये हमारे लिए लाभकारी कैसे है, हमारे सोशल के लिए लाभकारी कैसे है, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे वतन के लिए लाभकारी कैसे है। हम इन सब दायरों में सोच के क्यों नहीं चलते? इन सब दायरों में सोच के चलते हैं तो सोचने का ब्रॉड नज़रिया होता है, एक बड़ा नज़रिया सामने आता है, सोचने का एक नया तरीका सामने आता है, बोलने का एक नया तरीका सामने आता है, अपनी बात को व्यक्त करने का एक नया तरीका सामने आता है। क्या ये सब चीज़ें हैं? बोले हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, कोई से बात होती है तो हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन हिंदी बेल्ट का एक तरह से क्या कहते हैं उसे, अभिशाप है। हिंदी इंग्लिश बेल्ट में नहीं है ऐसा। इंग्लिश बेल्ट में बच्चे बहुत बिंदास होते हैं, उन्हें बचपन ही से बिंदास होना सिखाया जाता है। एकदम बिंदास बोलो, जो भी बोलो, गलती हो गई, गलती कोई सॉरी सर माफ़ कर दो, बात खत्म। तुमसे गलती हो जाती, सॉरी कहना भी नहीं आता तुम्हें। सॉरी भी तुम ऐसे कहते जैसे बोझ हो, समझ रहे हैं ना? इन सब चीज़ मतलब एक अपने आप को एक नज़रिया को ऊपर उठाना है, अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाना है। देखना हर चीज़ आपकी तुरंत गेट होती चली जाएगी, इतनी फुर्ती से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और वो स्थायी होती चली जाती हैं। जैसे कि बाढ़ सी आ रही हो, नई चीज़ कोई दिखती है, उसे अपन गेट कर लेते, उसके बारे में विश्लेषण कर लेते, तुरंत आप गेट हो जाती। जब भी आपको कोई समस्या होगी उसे इंटरलिंक कराने लगते हैं। जब भी किसी विषय पर मुद्दे पर बात होगी आप उसे इंटरलिंक कराने लगते हैं, जैसे ऐसा हुआ था, ये उस समय ऐसा हुआ था, इसके परिणाम ये निकले। मतलब हिस्ट्री की हमें आवश्यकता क्यों है, किसी विषय की हमें आवश्यकता क्यों, अपन तुरंत इंटरलिंक कराने लगते हैं कि वर्तमान समय में जो है ना तत्कालीन पीरियड में हमें हिस्ट्री की आवश्यकता इसलिए होती है। और आप ऐसे डिसीजन या ऐसे विश्लेषण देने लगते हैं कि लगता है कि बुद्धिजीवी है। यही बुद्धिजीविता को दिखाना है। चाहे पुलिस हो, आपके साथ आप जिस सिस्टम में जाते हैं उस सिस्टम में आप अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जिस नज़रिए से आप वहाँ प्रवेश करते हैं, जिस नॉलेज से आप वहाँ प्रवेश करते हैं, उस नज़रिया उस नॉलेज का आप उतना ही दायरा रखते हैं। इसके बाद आप सीमित हो जाते हैं कि चलो नौकरी लग गई, अब तो परिवार पालना है, इसलिए आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता। अगर आप लगातार उसमें बने रहेंगे तो आपको जो है ना वहाँ पे लगातार अचीवमेंट करते रहेंगे, लगातार आप पोस्टों को बढ़ाते रहेंगे, आप पोस्ट पर बढ़ते रहेंगे लगातार। एक स्थिति देखो, एक बंदा वो भी होता है, एक पुलिस वाले से भर्ती होता है और लगातार प्रयास करता रहता है, वो IPS बन जाता है। ऐसे भी तो उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो क्लर्क में भर्ती होता है और इसके बाद जो है ना लगातार वो अध्ययनरत रहता है, लगातार चिंतन करता रहता है, इन विषयों पे चर्चा करता रहता है, लगातार अपने ऐसे ही मित्र तलाशता रहता है, ऐसे ही साथी तलाशता रहता है और एक दिन वो IAS अधिकारी बन जाता है। क्या वो इंसान नहीं है? बोले साहब हमारे पास जो है ना वो हम जॉब करते हैं, जॉब करने में हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। देखो शिक्षा कभी टाइम नहीं मांगती है, मैंने बार बार कहा है, शिक्षा कभी टाइम नहीं मांगती। शिक्षा केवल आपके ब्रेन को मांगती है, शिक्षा केवल आपके मन को मांगती है। आपके ब्रेन और मन अगर शिक्षा में लगा हुआ है तो टाइम तो निकल आता है।
टाइम तो आप काम करते करते निकाल लेते, चाय पीते पीते निकाल लेते, केवल सोच नहीं तो है, दूसरों से आप बात करते रहते हैं, आपका ब्रेन वहाँ चलता रहता है, मुद्दों पर चर्चा करता रहता है ब्रेन अपने आप में, और इसके बाद जो है ना आप उस मुद्दे पर कमांड हासिल कर लेते हो। जब भी एग्जाम में आता है बेहतरीन तरीके से आप अपने वक्तव्य जो है ना वहाँ व्यक्त कर देते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, आपको बेहतरीन नंबर मिलते हैं। तो ये भी तो एक शिक्षा है। बहुत सारे अधिकतर लोग तो हायर जो पोजीशन होती है, हायर जो वैकेंसियाँ होती हैं, हायर जो पोस्ट होती हैं, हायर पोस्टों पे अधिकतर लोग जो जाते हैं वो नौकरी वाले ही जाते हैं। क्यों नौकरी? तो उनके लिए समस्या नहीं थी कि वे नौकरी करते हुए और ईमानदारी से भी नौकरी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप ये सोचते कि साहब ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें हमें पढ़ने का समय मिल जाए, आपने यहीं से बेईमानी शुरू कर दी है कि आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें पढ़ने का समय मिल जाए, तो आप पढ़ना चाहते हो और उधर नौकरी से पैसा लेना चाहते हो, नौकरी को अपना रिटर्न नहीं देना चाहते हो, यहीं से आपने बेईमानी शुरू कर दी। जब आपने यहाँ से बेईमानी शुरू कर दी, आप ये तो जानते हो ना इस पूरी दुनिया को कोई चला रहा है, भले ही मैकेनिज्म नहीं देख रहा हो, भले ही सिस्टम नहीं देख रहा हो, भले कोई नहीं देख रहा हो, वैसे तो सब देखते हैं, सबको पता रहता है। जैसे आप इंटरव्यू फेस करते पूरी आपकी ईमानदारी की लिस्टिंग सामने आ जाती है, एक बार में स्कैन करता है, आपका पूरा आंतरिक ब्यौरा उसके सामने आ जाता है। वो लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, आप सोचो आपको पता भी नहीं लगता, आप बाहर निकल जाते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो इसके ऊपर भी एक व्यक्ति है, इसके ऊपर भी एक शक्ति है जो पूरी दुनिया पे नज़र रखती है, तो उसे नहीं लग रहा कि आप बेईमानी कर रहे हो, तो वो भी तो आपको रिजल्ट दे रहा है ना कहीं, वो भी तो आपको सपोर्ट कर रहा है ना कहीं, वो भी तो आपको उस तरफ जाने में धक्का दे रहा है। वो कैसे धक्का देगा आपको? आप खुद सोचिए ना। जो आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है, वो आदमी अपने सिस्टम और वतन के प्रति कैसे ईमानदार होगा? इस बात को कभी आपने सोचा? अरे कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपको बेहतर मुकाम मिलेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा भी है कि आप अच्छे मुकाम को हासिल कर सकोगे। और इसके मुकाम को हासिल करने के लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौका है, आप घर पे बैठे हैं, आप सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना अभी भी व्यवस्थित कर सकते हो, अभी भी वक्त है आपके पास 2-3 महीने का। 2-3 महीने में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो सही तरीके से, कोई भी दिक्कत है आप हमें कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप इस प्रकार के आप देख रहे हैं ना, या मेरे इस वीडियो को शायद देखेंगे, आप देखेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, सर हमको ये प्रॉब्लम है, सर ऐसा है। तो एक्चुअली में देखने के लिए तो एक अलग चीज़ होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक अलग होती है। जब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा और उसके समाधान भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दूर हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, आप दूर हैं हमसे, आप दूर हैं पहले मन से और पहले तन से, ब्रेन से आपको मेरे पास आना पड़ेगा, आपको अपनी समस्याएं बताना पड़ेंगी। जब आप अपनी समस्याएं बताएंगे तो उसके समाधान भी मिल जाएंगे। इन समाधानों के ढूंढने की ज़रूरत है, कैसे आप आसानी से इन्हें ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर मैं अगले चरण में आपको फिर मिलता हूँ। Thank you guys. If you find something important and beneficial for you, then please subscribe our channel and press the bell icon.